बच्चे पार्टीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहाँ पे लर्निंग होगी फन के साथ आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। सो आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, बिल्कुल जोश के साथ जोरों शोरों से चल रही होगी। तो हमने हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लगाएंगे उसके PYQs, दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2015 से लेकर 2023 तक के हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू पुट योर नॉलेज टू दी टेस्ट। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस लगाना कि आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, वो जरूरी है। एज इट इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप हर एक क्वेश्चन के बाद पॉज लेंगे, अपना आंसर देंगे एंड देन चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो when you hold your breath, which of the following gas changes in blood would first lead to the urge to breathe? आपने आपकी सांसें रोक ली हैं, तो कौन सी गैस में चेंज जो है आपको मजबूर करेगा टू ब्रीथ? सांस लेने में कौन सी गैस के कंसंट्रेशन में बढ़ना या कम होगा? पॉज करो 2 मिनट के लिए, थिंक क्या आंसर होगा, देन चेक इट आउट। ओके, देखो आपने क्या किया, सांस लेना पॉज कर दिया थोड़ी देर के लिए, आपने आपकी सांसों को थाम लिया है, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप एयर अंदर जा नहीं रही है तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगा, और किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा? CO2 का, क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन तो हो रहा है। क्लियर? जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको पता है कि हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट होंगे और पहचान लेंगे कि भाई CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है। फिर ये सिग्नल भेजेंगे किसको? DRG को। और DRG क्या करवाएगा? इंस्पायरेशन। तो आप ज्यादा देर तक सांस रोक नहीं पाएंगे और तुरंत आपका इंस्पायरेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ए, राइजिंग इन CO2 कंसंट्रेशन। चलो चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। राइजिंग इन CO2 कंसंट्रेशन। क्लियर? Name the pulmonary disease in which alveolar surface area involved in gas exchange is drastically reduced due to damage in the alveolar wall. सिंपल है, ऐसी कौन सा डिसीज है जिसमें सरफेस एरिया कम हो रहा है? आपका एल्वेलर सरफेस एरिया जो है वो कम हो रहा है। तो सरफेस एरिया ने क्या पढ़ा था एम्फीसीमा में कि आपका सिगरेट स्मोकिंग की वजह से क्या हो रहा था? सरफेस एरिया रिड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा। क्लियर? सरफेस एरिया कम हो गया तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी कि नहीं? ठीक है, चलो एम्फिसेमा करेक्ट। नेक्स्ट, अब है 2016 का क्वेश्चन है। नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से कौन सी डिजीज होती है? एम्फिसेमा। ठीक है, इजी है, डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। अभी तक के सारे क्वेश्चंस आर फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है, अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू। अस्थमा किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रैकिया, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स। एलर्जिक रिएक्शन है अस्थमा, हमने पढ़ा था। ठीक है, मास्ट सेल्स लंग्स में, ये सेल्स क्या है? दे आर द इम्यून सेल्स, राइट, जो कि हमें फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर इनमें ही खलबली मच जाए तो दे कैन ऑल्सो कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा था आपका? निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से हो रहा था बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फ्लूइड भी निमोनिया में इकट्ठा हो रहा था लंग्स में, है ना। नेक्स्ट, the partial pressure of the oxygen in the alveoli of lung is। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वेलाई में कितना होता है? वीडियो को पॉज करो और आंसर दो, फिर चेक करो। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट। अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें, अगर आपको याद हो, टेबल बना था हमारी एनसीईआरटी में जिसमें पार्शियल प्रेशर लिखा हुआ है। अगर मैं एल्वेलाई की बात करूं तो एल्वेलाई में PO2 कितना था आपका? 104। और PCO2 कितना था पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का? 40, राइट।
तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड से कम है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होता है एल्वेलाई का प्रेशर ऑक्सीजन का। क्या? अब इक्वल टू दैट इन द ब्लड, अगर मैं ब्लड की बात करूं, हमारे खून की, तो ब्लड में आपका पार्शियल प्रेशर कितना था ऑक्सीजन का? दैट वाज 95। तो ये तो अगर आप कंपेयर करो दोनों के पार्शियल प्रेशर को, इन दोनों को, ठीक है, अगर आप दोनों के पार्शियल प्रेशर को कंपेयर कर रहे हो, तो ये क्या है? पी, इसका पार्शियल प्रेशर हमारे एल्वेलाई में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से कम है। तो क्या बोलेंगे हम कि एल्वेलाई का पार्शियल प्रेशर ब्लड से ज्यादा होता है, मोर देन दैट इन दी ब्लड। करेक्ट ऑप्शन इज योर सी। ठीक है, ब्लड से ज्यादा है। नेक्स्ट, lungs do not collapse between breath and some air always remain in the lungs which can never be expelled because हमने रेसिडुअल वॉल्यूम पढ़ी थी कि हमारी एयर जो है, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एयर जो है वो हमारे ब्लड में हमारी लंग्स के अंदर रहती ही है। आप कितना ही फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लो, कितनी ही दम लगा लो, जब तक आपकी सांसें हैं, जब तक आप जिंदा हो, तब तक वो एयर आपकी बॉडी के लंग्स के अंदर रहेगी, तो मतलब रहेगी। बहुत जिद्दी होती है, नहीं निकलती, कितनी भी कोशिश कर लो। ठीक है, तो क्यों नहीं निकलती? क्योंकि देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर। क्या है? एक नेगेटिव देखो, इसका आंसर क्या आएगा? सी है। ठीक है, देखो किन किन ने सही दिया है। देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर। इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर मतलब क्या हो गया? आपके लंग्स के अंदर का प्रेशर। और नेगेटिव प्रेशर मतलब ये होता है कि दो, जब हम प्रेशर को कंपेयर कर रहे हैं, तो एक के कंपैरिजन में दूसरा प्रेशर जब आपका कम है, तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब आपकी लंग्स जो है जब आप एक्सपायर करते हो, तो लंग्स जो होती है उनकी वॉल्यूम वो रिलैक्स स्टेट में आती है और नॉर्मल हो जाती है। इंस्पायरेशन में फूल जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो एयर भर जाती है। लेकिन जब आप एक्सपायर करते हो ना, तो एयर क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है ना, रिबकेज आपका वापस अंदर आने लगता है, तो लंग्स की वॉल्यूम भी कम होने लगती है। लेकिन क्या होगा कि जब लंग्स जो है सपोज अगर ये आपकी दोनों लंग्स हैं, और आपको पता है लंग्स के पास दो लेयर्स होती हैं, दो प्लूरल लेयर्स होती हैं, है ना? तो ये जो दोनों प्लूरल लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड होता है, यहाँ वो प्रेशर होता है नेगेटिव प्रेशर, जो क्या करता है? देखो, मैंने अभी क्या बोला कि जैसे ही आपकी जो लंग्स है ना, lungs do not collapse between breaths and some air always remain in the lungs which can never be expelled because कुछ आप लंग्स कभी भी कोलैप्स नहीं करती। हम जब सांस छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ने पर भी कोलैप्स नहीं करती। कुछ एयर हमारी लंग्स में रह जाती है, वो कभी बाहर नहीं जाती। रीजन, पहले तो हम उस एयर को क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, आंसर चेक करो कि आपका सही है या नहीं है, देके देखो। चलो, लेट्स सी। इसका आंसर होगा सी। क्योंकि क्या होता है, देखो, इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर। ठीक है, आपकी जो लंग्स होती हैं, हमारी जो लंग्स है, मैं एक लंग बनाती हूँ, सपोज ये ट्रैकिया है, और इसके आसपास यहाँ लंग्स है आपकी, और लंग्स के आसपास एक और दो मेम्ब्रेन होती है ना, अंदर, और ये प्लूरा मेम्ब्रेन होती है। राइट, हमने पढ़ी थी। अभी जो क्या होता है कि हम जब इंस्पायर करते तो लंग्स फूलती हैं, जैसे ही हम एक्सपायर करते तो लंग्स रिलैक्स स्टेट में आती है, और धीरे धीरे वो एयर कम होने लगती है, और वो रिलैक्स स्टेट में आके अपनी नॉर्मल स्टेट में आने वाली होती है। अगर उसके अंदर कोई प्रेशर नहीं होगा, तो वो आपस में चिपक जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगे, तो हम दोबारा सांस ही नहीं ले पाएंगे, इंसान का काम हो जाएगा, निपट जाएगा इंसान। तो क्या होता है कि वो जो नेगेटिव प्रेशर होता है बिटवीन द, ये जो प्लूरल कैविटी होती है, फ्लूइड, ये जो नेगेटिव प्रेशर लगाता है ना, ये क्या करता है? ये लंग्स की वॉल को पूरी तरीके से चिपकने नहीं देता, वो उसे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट रखता है, खुला रखता है। तो जैसे ही आपने सांस छोड़ी, तो वॉल्स की को जो खींचता है ना, तो वो लंग्स को क्या करता है? फूला रखता है। ये नेगेटिव प्रेशर, जिसकी वजह से लंग्स कभी भी क्या नहीं करते? कोलैप्स नहीं करते। तो हमेशा याद रखना कि कितना ही फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लो, पूरा दम लगा लो, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रेशर आपकी लंग्स के अंदर रह जाता है, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट,
देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल, वॉल्स को खींच के रखता है ताकि लंग्स जो है वो कोलैप्स ना कर सके। 17, lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli. Lungs हमको पता है किससे बनते हैं, alveoli से, ठीक है। They do not collapse even after forceful expiration. Somewhat वही वाला क्वेश्चन आ गया कि forceful expiration करने के बाद भी हम इतनी जोर जोर से सांसें बाहर आप निकालते हो हवा, लेकिन फिर भी लंग्स कोलैप्स नहीं करती। तो इसी का एक ही रीजन है, इसके ऑप्शंस भी सब सेम ही है कि देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल। ठीक है, लंग्स की दीवार जो है, वॉल है, जो लेयर है, प्लूरल लेयर्स, उन्हें स्ट्रेच करके रखता है, खींच के रखता है, ठीक है, प्रेशर, तो उन्हें वो कोलैप्स नहीं होने देता। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, ओ सो सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। एक्चुअली ऑप्शन की गड़बड़ है यहाँ पे। आई विल करेक्ट यू। मैं बताती हूँ, यहाँ पे है कुछ ऑप्शंस थे आपके। ठीक है, ये ऑप्शंस जो है वो प्रीवियस ये वाले हैं। ऑप्शन गलत है यहाँ पे। यहाँ पे जो ऑप्शन था, पहला ऑप्शन आपका आएगा इन, क्योंकि यहाँ पे वो वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन गलत है, सॉरी। यहाँ पे ये आपसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो यहाँ आएगी आपका ए ऑप्शन है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बी आपका आ जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, सी जो होगा वो आपका है, कोई भी वॉल्यूम दी हुई थी, एंड डी ऑप्शन इसलिए आंसर है क्योंकि यहाँ वॉल्यूम का नाम दिया हुआ था रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑप्शन गड़बड़ है यहाँ पे थोड़ा सा। तो आपका डी ऑप्शन इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम्स का ऑप्शन दिया हुआ था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम दिया हुआ था। तो इसका आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव, इसकी जगह पे आपको क्या दिया हुआ है, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, मैं आपको जब इसकी पीडीएफ शेयर करूंगी तो उसमें करेक्ट ऑप्शन के साथ शेयर कर दूंगी। बट अभी आप ये ध्यान रखना है कि डी क्यों करेक्ट है। पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद नहीं होता, नेगेटिव रहता है, और इसका डी ऑप्शन, ऑप्शंस आर रॉन्ग। यहाँ पे क्या आएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। ऑप्शन में 4 वॉल्यूम के नाम थे। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? इनमें से ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन सा है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या था? जो डस्ट इंडस्ट्रीज में काम करते समय हम जो स्टोन ब्रेकिंग और ये जो चीजें बनती हैं तो धूल बहुत उड़ती है, हम मास्क नहीं लगाते, जो वहाँ के लेबरर्स लेबर्स तो क्या होता है, वो धूल डस्ट पार्टिकल्स जो है वो आपकी नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू लंग्स तक जाती है और लंग्स को अफेक्ट कर देती है। इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लिविंग जो टिश्यूज होते हैं वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होने लगते हैं, है ना, नॉन फंक्शनल बन जाते हैं। तो इनमें से कौन सा है? मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, इसका आंसर है बी, सिलिकोसिस, जो कि सिलिका, सिलिकॉन जो है उसकी डस्ट पार्टिकल जब अंदर जाती है उसकी वजह से होता है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल। एंथ्रासिस आपका क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। ठीक है, कौन सा डिसऑर्डर है ये? स्किन इन्फेक्शन है, बेसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। बॉचुलिज्म भी बैक्टीरियल है, इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से। एम्फिजीमा आपको पता ही है कि एक सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, जो एल्विलाई के वॉल को डैमेज कर देता है और सरफेस एरिया कम कर देता है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट। सिलिकोसिस है इसका आंसर। नाउ मैच दी आइटम गिवन इन कॉलम 1, कॉलम 2 को आपको मैच करना है। टाइटल वॉल्यूम, ए का आंसर कितना होने वाला है, थर्ड। ठीक है, 500 से कितनी होती है, 550 ml होती है। तो वो ऑप्शन जिसमें थर्ड है, ए का थर्ड, वो दोनों होंगे, ए या बी में से होगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 2500 से 3000 ml होती है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 1000 से 1100। रेसिडुअल वॉल्यूम होती है आपकी 1100 से 1200। ठीक है, टोटली फ्रॉम द एनसीईआरटी, अभी तक के सारे क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट,
Which of the following option correctly represents the lung condition in asthma and emphysema? अस्थमा और एम्फिसीमा की क्या क्या कंडीशन है? तो आपको पता है अस्थमा तो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है ऑफ ब्रोंक्यूल्स। एम्फिसीमा में एम्फिस क्या हो गया, सो सॉरी, हाँ, एम्फिसीमा में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है रेस्पिरेटरी सरफेस। तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेसेस, ठीक है। 2019 की अगर हम बात करें तो देखो डिसऑर्डर्स में से कितने सारे क्वेश्चंस आपके बने हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग वीजिंग। वीजिंग मतलब सीटी जैसी जब सांस लेते हैं तो आवाज आती है, वीजिंग साउंड आती है। वीजिंग साउंड किसके सिम्टम में थी, मैंने बताया था आपको। किसकी वजह से हो रहा था ये, अस्थमा की वजह से। अस्थमा में वीजिंग साउंड आती है। वीजिंग क्या था, जब सांस लेते तो सीटी बजती है, सिंपल। और वो किस में हो रही थी, अस्थमा में। अस्थमा में, इट्स नॉट अस्थमा, इट्स अस्थमा, है ना। अस्थमा में ये हो रहा था। एंड अस्थमा में क्या हो रहा था आपका, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। उन ब्रोंकाइल्स और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा था जिसकी वजह से विजिंग साउंड आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, tidal volume or expiratory reserve volume of an athlete is 500 ml and 1000 ml. टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एथलीट की कितनी है, 500 और 1000 ml दिया हुआ है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, अगर रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 है तो आपको पता है कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल कितनी है 500, उसमें आपको क्या करना है 1000 को प्लस करना है, तो आपका आंसर कितना आने वाला है 1500 ml। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। 2020, 2020। सो सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या क्या होता है। हम्म, कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का, बिल्कुल। डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है। कंट्रैक्शन होता है इंटरकोस्टल मसल्स में, ईआईसीएम में बिल्कुल होता है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होती है क्या, बिल्कुल नहीं। बाहर का प्रेशर, ये आपकी पल्मोनरी कैपेसिटी है, ठीक है। लंग्स, ठीक है, बाहर ये आपके मतलब लंग्स का है, ये पूरी थोरेसिक कैविटी है मान लो, ठीक है। दिस इज अ थोरेसिक कैविटी, अंदर है पल्मोनरी कैविटी। बाहर प्रेशर ज्यादा होता है, आपको जब अंदर सांस लेनी है, आपको पता है कि एयर कहाँ से मूव करती है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ भागती है, ठीक है। तो बाहर अगर प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो अंदर एयर आएगी, है ना। और आपको अगर अंदर प्रेशर कम करना है तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। तो पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होती, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। आया समझ में, क्या होता है, डिक्रीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए और बी करेक्ट है, ठीक है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, गलत स्टेटमेंट जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के रेफरेंस में सही है या गलत है। लो PCO2 इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो भाई, ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन का, तो कैसे कर रहे थे हम, हम्म, हम ऑक्सीजन को दो तरीके से, एक तो प्लाज्मा में डिसॉल्व करके कर रहे थे, दूसरा उसकी दोस्ती करवा रहे थे किससे, हीमोग्लोबिन से। और क्या बन रहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, याद आ रहा है, सुना सुना लग रहा होगा, है ना। हम्म,
तो देखो अभी क्या हो रहा है कि देखो, मैंने क्या बोला था कि जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की हमें जब जब दोस्ती करवानी पड़ेगी तो पार्शियल प्रेशर O2 का क्या चाहिए। ओ ओ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का आपको क्या चाहिए ज्यादा। हम्म पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या चाहिए आपको ज्यादा। और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तो बाकी सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी, CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, कम। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी सही है कि लो PCO2 जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, वो फेवर करेगा। हमें जब भी उनकी दोस्ती करवानी है तो PCO2 कम होना चाहिए, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू, बिल्कुल पार्शियल प्रेशर से। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा तो दोस्ती ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ज्यादा हो जाएगी, किससे, ऑक्सीजन से। सॉरी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी तभी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड क्या बोल रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, बिल्कुल कर सकता है। अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो इट विल अफेक्ट द बाइंडिंग, क्योंकि फिर क्या बनेगा आपका, कार्बामीन और हीमोग्लोबिन ये दोस्ती करने लगेगा किससे, हीमोग्लोबिन से। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डी स्टेटमेंट बोल रही है कि हायर द H+ कंसंट्रेशन इन एनुअल फॉर्मेशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फेवर करेगा, किसका, H+ कंसंट्रेशन। तो मैंने क्या बोला था, हमने जब राइट और लेफ्ट शिफ्ट पढ़ा था कि जब जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा और बाकी सारी चीजें कम हो जाएंगी। तो सारी चीजें कौन कौन सी आ गई आपकी, CO2 का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, pH, और H+ का कंसंट्रेशन भी क्या होना चाहिए, कम। ज्यादा होगा तो इट विल नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, करेक्ट। आया समझ में, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज का सेशन कैसा लगा आपको। नाउ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्विलाई, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी। 104 होता है ऑक्सीजन का और 40 होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है तो मैंने आपको क्या बोला था, सिर्फ एक कंडीशन, एक चीज ज्यादा होनी चाहिए जो कि है हाई PO2। तो हाई PO2 काय में है, ये इन दोनों में। चलो आगे की कंडी, बाकी दोनों कैंसिल हो गए। लो ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर चाहिए ही नहीं, ऑक्सीजन का हमें ज्यादा चाहिए। PCO2 कम, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। H+ कम, टेम्परेचर कम, बस पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, बाकी सारी चीजें कम होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर इज योर बी। 2022, 2022 आफ्टर पेंडेमिक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। मैंने बताया था कि कंडक्टिंग पार्ट क्या क्या करता है। इट क्लियर्स द इनहेल एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, जो आपके बाल होते हैं नोज में, हेयर्स ऑन योर नॉस्ट्रिल्स, वो फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं इनहेल एयर में से, ठीक है। इनहेल एयर को ह्यूमिडिफाई करते हैं, मॉइस्चर उसमें डालते हैं, है ना, क्योंकि मॉइस्चर एयर ज्यादा इजीली डिफ्यूज होती है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर में हवा को लेके आते हैं, ये भी उनका काम है। क्या काम नहीं है, कि दे प्रोवाइड सरफेस फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये एक्सचेंज में पार्ट लेते ही नहीं है। कंडक्टिंग पार्ट नेवर टेक पार्ट इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बल्कि वो किस में लेते हैं, दे टेक पार्ट इन दी, ये तीनों में, ठीक है। और डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन पार्ट लेता है, रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है। कौन सा पार्ट लेता है आपका, रेस्पिरेटरी पार्ट। नेक्स्ट, दिस इज नॉट दी, under normal physiological condition human being every 100 ml of oxygenated blood can deliver dash ml of O2 to the tissue, बिल्कुल वैसे की वैसी लाइन है आपकी एनसीईआरटी की। 5 ml, 5 ml O2 को भर देते हैं हम लोग, फिल इन द ब्लैंक्स। 5 ml O2 टिश्यू को दिया जाता है।
अगर मैं ये पूछूं कि 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ मुझे कि कितना डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। इन्हीं ऑप्शन में से बताना, ए बी सी डी में से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 2023 वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, वाइटल कैपेसिटी क्या थी? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद आप कितनी ज्यादा सांसें ले सकते हैं, कितनी एयर आप ले सकते हैं, दैट इज योर रेसिडुअल वर्टल कैपेसिटी। क्या है वर्टल कैपेसिटी? कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद इंसान कितनी गहरी सांसें ले सकता है, कितनी सांसें ले सकता है, इंस्पायर कर सकता है। तो देखो, टाइडल वॉल्यूम आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। नॉर्मल ब्रीथ तो आप करोगे ना, फोर्सफुल करो चाहे नॉर्मल एक्सपायरेशन करो, नॉर्मल ब्रीथ तो हमें करना ही है। वो तो हमारी जब तक जान है, जब तक हमारी सांसें चलती रहती हैं, अंदर बाहर चलता रहता है। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम तो आप लोगे ही। ऐसा तो है नहीं कि आपने फोर्सफुल एक्सपायर कर दिया तो फोर्सफुल इंस्पायर नहीं कर सकते, तो फोर्सफुल इंस्पायर भी करोगे। और फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया है तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी होगा। एक्सपायरेटर रिजर्व वॉल्यूम भी आ गई, इंस्पायरेटर रिजर्व वॉल्यूम भी आ गई। योर आंसर इज ए। आया समझ में कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो? तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन तो आपने किया ही किया है, इसके बाद आप क्या ले सकते हो? टाइडल वॉल्यूम। कलर चेंज कर लेते हैं, चलो टाइडल वॉल्यूम आप ले सकते हो। ऐसा है नहीं कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन नहीं कर सकते, कर सकते हो, दोनों आप कर सकते हो। तो ये आपका क्या होगी? वाइटल कैपेसिटी। क्लियर? और वाइटल कैपेसिटी का दूसरा फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो? आईसी प्लस ईआरवी या ईसी प्लस आईआरवी। क्यों लिखा? क्योंकि आईसी को आप क्या लिख सकते हो? आईआरवी, इंस्पायरेटर रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो इन दोनों को मिला के मैंने क्या लिख दिया? आईसी। ईआरवी प्लस टीवी क्या हो जाएगा आपका? ईसी। आया समझ में? आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए होंगे, वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। मेरे लेक्चर्स अगर आपने अच्छे से देखे हैं तो एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, वो गारंटी है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितने कितने क्वेश्चंस आपने ईमानदारी से किए हैं और कितने कितने आपके सही हुए हैं। ठीक है, ईमानदारी से मुझे बताना। और अब ये चैप्टर यही खत्म होता है, इसकी समाप्ति होती है। अब हम हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज योर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो ये लेक्चर्स मैं कल से इसकी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगी। ठीक है, सो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। ऑल द बेस्ट, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।